नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में। खबर एक्सक्लूसिव पेज को आप लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से और लाइक और प्यार देते रहिए, इस तरीके से और भी जल्दी जल्दी हमें लोग पहुँचेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर। मुद्दा हमारा ये है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया, संबोधन किया देश के नाम 17 मिनट का, उस संबोधन पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि चीनी ऐप पर तो बैन लग गई है, लेकिन मोबाइल कंपनियों पर बैन कब लगेगा। असली टक्कर, असली जो चुनौती, असली आर्थिक मोर्चे पे उसको जो चैलेंज मिलना है वो कब मिलेगा, उसके लिए उस पर हम बात करेंगे। लगातार हम इस मुद्दों पे लगातार जुड़े हुए हैं, चाइना मुद्दा हो चाहे जो मुद्दा हो, उन मुद्दों पर हम लगातार बने हुए हैं और हमारी प्रयास ये है कि हम उस बात को आपके साथ में मिलकर रखें जिन बातों को आप चैनल पर नहीं देख पाते हैं। सुबह चैनल पे रात को जब से ये पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी कल देश के नाम संबोधन करने वाले हैं, उसके बाद से टीवी चैनल वालों ने अपनी वही काम शुरू कर दी जो काम उनको बहुत अच्छे तरीके से आती है, मतलब चाटुकारिता, चापलूसी। लगातार उसके बाद से पीएम मोदी कल भाषण में क्या देंगे, संबोधन में क्या बोलेंगे, ये लगातार वार्ता इस पर शुरू हो गई और इसी पर बात होना भी लगातार हर चैनल पर। स्पेशल प्रोग्राम पीएम मोदी कल चीन के साथ, चीन के लिए बोलेंगे ऐसा, कल वो कर सकते हैं ये बड़ा ऐलान, पाकिस्तान को लेकर के ये कह सकते हैं, मतलब तमाम तरह की चीज़ें, मतलब प्रेडिक्शन की लेवल इतनी ज़्यादा हाई कर दी कि जब आपके सामने कोई नतीजे आते हैं तो आपको निराशा हाथ लगती है। तो आज फिर से टीवी चैनल वालों की बेइज्जती हो गई। एक बार बेइज्जती और हुई थी जब 2000 रुपए के नोट में चिप लगने की बात को, नैनो चिप की बात सामने आई थी, जिसके बाद में उनकी बेइज्जती हुई थी। लेकिन ये टीवी चैनल्स पे जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, इनको अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती है। ये फिर कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढ करके ये बात कहने लगते हैं कि नहीं इसलिए नहीं बोला। अब कई विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ जो पहले कुछ नहीं कह रहे थे, इन्हीं के लाइव डिबेट में, इन्हीं की चर्चा में कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले, आज वो कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री ने चाइना के बारे में इसलिए नहीं बोला क्योंकि अभी चाइना पर सैन्य स्तर की वार्ता चल रही है और ऐसे में वो वार्ता में क्या कुछ होता है वो बात निकल के आने में या तो आज रात का वक्त लग जाए या तो कल तक आएगा, उसके बाद हो सकता है उस पर कोई बात कही जाएगी। तो चाइना मुद्दे पर चाहे अमित शाह हो, चाहे पीएम मोदी हो और चाहे इनका कोई भी मंत्री हो, बहुत आराम से बचता हुआ नजर आता है। अब मुद्दे पर लौटते हैं। मुद्दा हमारा है कि चीनी ऐप पर बैन लगा दिया, लेकिन मोबाइल पर कब। तो पहली बात तो चीनी ऐप पर जो बैन लगाई गई है वो बैन इसलिए नहीं लगाई गई है कि उसमें उसको चीन से हमारा तनाव चल रहा है। उसका बैन लगाने का मतलब ये है कि वो हमारा डाटा चोरी कर रहे हैं, डाटा चोरी करके वो देश को, मतलब चीन को बेच रहे हैं, मतलब वो किसी को बेच सकते हैं। चाइना का ऐप बैन करने से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत साहस दिखाया है। दिव्यांशु राय कहते हैं मैं इस बात की सराहना करता हूं और मैं इस बात के लिए सरकार को वाहवाही देता हूं कि पहली बार सरकार की तरफ से ऐसी कदम उठाई गई है जिसको वाकई में ज़रूरत थी, जिसको करने की ज़रूरत थी। इन चाइनीज ऐप को बंद करने की ज़रूरत थी। अब इंडियन ऐप को लाया जाए, इंडियन ऐप बनाया जाएंगे, इंडियन ऐप आते हैं। आपको इसका एक विकल्प देता हूँ कि जब कोई चीज़ें अगर हमें नहीं मिलती हैं, मुहैया नहीं होती हैं, तो उसका विकल्प आ जाता है। जैसे कि जब अमेरिका की ओर से सुपर कंप्यूटर देने से इनकार किया गया तो भारत ने अपना खुद का सुपर कंप्यूटर परम बना लिया था। तो ऐसे ही अगर चाइनीज कंपनियों के मोबाइल फ़ोन भी यहाँ बिक्री होना बंद हो जाएंगे, उनके सेल पर रोक लगा दी जाएगी, तो भारत के लोग भी उससे ज़्यादा क्रिएटिविटी हैं, भारत के ज़्यादा लोग उससे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं और वो लोग इससे अच्छी और टिकाऊ फ़ोन बनाएंगे। ऐसा चाइनीज़ फ़ोन नहीं बनाएंगे कि आपको हर साल में, चाहे रेडमी हो या कोई भी ऐसी कंपनी है जो चाइनीज़ कंपनी है, आपको हर साल में 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा करवाती है। लेकिन ऐसा फ़ोन आएगा आपके सामने कि जो फ़ोन आपके सामने लंबे समय तक चलेगा। तो इसी पर आज बहस करेंगे, इसी पर हमारी चर्चा होगी। और आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन जब सुनने को मिला, उसमें उन्होंने कई बार भारत का नाम, लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। मतलब कुल मिला के जो टीवी चैनल्स वाले प्रिडिक्ट कर रहे थे, जो बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा मारा है। क्योंकि जिस तरीके से बात टीवी चैनल्स वाले करते हैं, उस तरीके से कभी भी किसी देश के साथ में हमारी कोई आंतरिक विवाद चल रहा होता है, कोई विवाद चल रहा हो तो उस पर ऐसे खुलकर नहीं कहा जाता है। चाहे वो 99 में कारगिल युद्ध के दौरान में बरखा दत्त की रिपोर्टिंग रही हो, तो इस तरीके के मामले पत्रकारों की ओर से हमेशा बहुत अति उत्साहित पत्रकारिता करने वालों के साथ में ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। और जबकि इसको लेकर के हर बार, कई बार ये चीज़ कही गई है कि ऐसी पत्रकारिता को, इसे पत्रकारिता नहीं कहते, ये चाइल्डिश पत्रकारिता, चाइल्डिश जर्नलिज्म है, बचपना है। मतलब अगर उसके बच्चे की एक साइकिल आने वाली होती तो 50 चीज़ें की प्रेडिक्शन कर देता है। वो कहता है सुबह उठूंगा, घूमूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इस
इस तरीके से ही जैसे प्रधानमंत्री आज बोलने वाले थे, संबोधन करने वाले थे कोरोना काल पर, तो ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन किया गया कि जैसे लग रहा था कि मतलब कि बहुत कुछ कहने वाले हैं। राघवेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया, मोदी जी से पब्लिक बहुत उम्मीद लगाई थी परंतु मोदी जी कुछ नहीं कहा। पर मोदी जी इसलिए नहीं कहे क्योंकि मोदी जी को कहना वहां पर जायज नहीं था। अगर वहां पर कभी कोई देश से हमारे से वार्ता चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, तो उसको आगे किसी मंच पर आकर के जैसे पाकिस्तान में इमरान खान करते हैं उस तरीके से अगर हम भी करने लगेंगे तो वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसको समझने की जरूरत है। जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री मोदी आकर के वहां पे क्या बोल सकते हैं, क्या कह देते हैं कि हम चाइना के साथ में ऐसा करने वाले हैं, जो ऐप बैन लगाना था ऐप बैन लगा दी गई है, इससे चाइना बौखला गई है। चाइना के विदेश मंत्रालय का बयान है कि हम समीक्षा करेंगे। टिकटॉक जैसा ऐप जो सबसे ज़्यादा इंडिया में डाउनलोड किया गया था, उसने कहा कि अब आप जिसके पास ऐप होगा वो खोलता होगा तो यूजर नोटिस लिख कर आता होगा कि हम अभी जा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर यह आरोप लगा है कि आप भारतीयों का जो डाटा है वो चाइना की सरकार को बेचते हैं या किसी को बेचते हैं। मतलब डाटा आप किसी को बेचो, चाहे चाइना को बेचो चाहे किसी को बेचो, डाटा बेचना या चुराना कानूनी है। ये IT एक्ट के तहत आपके पास कार्रवाई होती है। इसको लेकर के अब वो लोग भी आगे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम किसी डाटा नहीं बेचते हैं, तो वो सरकार से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये साबित कैसे कर पाएंगे डाटा चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको सरकार पूरी इंक्वायरी करने के बाद ही होगा। ये 59 ऐप पे जो बैन लगाया गया ये महज शुरुआत है। कई लोग ऐसे सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं कि क्या सिर्फ 59 ही ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चाइनीज है, बाकी क्या सारे इंडियन हैं? तो ऐसा नहीं है, ये शुरुआत है। जिनको हाईलाइटेड किया गया जिनकी शुरुआत है, बाकी जो चाइनीज ऐप है उनको 48 घंटे का वक्त दिया गया है कि आप लोग अपनी अपनी चीज़ें बताएं कि वो आप डाटा करते क्या है, कहाँ जाता है, कैसे होता है, वो चीज़ बताएंगे। अब बात करते हैं कि जो और एक चीज़ बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि चाइना ऐप पर बैन लगा दिया है, लेकिन ये तो बताइए कि आप मोबाइल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए अचानक से मोबाइल मार्केट को बंद कर देना से चाइना को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। पहली बात तो जो मोबाइल पर बैन लगाया, जो मोबाइल ऐप पर बैन लगाया गया है उसमें ये नहीं कहा गया कि हम इसलिए बैन करा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे 20 जवानों को मार दिया इसलिए हमने बैन नहीं लाने बात हमने किया है क्योंकि वो जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनकी निजता का अध्ययन हो रहा है। उसको लेकर के आरोप लगाते हुए उनके ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाने की बात कही गई है, क्योंकि प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी हमारे पास में, और ऐसा कोई भी ऐप या कोई भी चीज़ कुछ कोई भी करता है, कोई भी आपका निजता का हनन करता है तो उसके ऊपर कानूनन अधिकार है, आप उस पर कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये चर्चा लगातार बनी है कि सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि वो मोदी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया, मोदी जी को ऐसा करना चाहिए था, इनको ऐसा बेइज्जत करना चाहिए था। मतलब ये तरह की बातें हो रही हैं, तो उस पर बात करते रहते। लेकिन जिस तरीके से प्रेडिक्शन, जिस तरीके से प्रेडिक्टेबल पूरा माहौल बनाया गया था, जिस तरीके से कहा जा रहा था, वैसा मोदी जी ने नहीं कहा, और यही सबसे बड़ी बात है और इसी को कहते हैं समझदारी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी कहा, क्योंकि मैं जहां तक मैं एनालिसिस कर रहा था, कभी भी प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मुद्दों पर ऐसे खुल करके आकर कोई बात नहीं करते। वो एक समझदार नेतृत्व का समझदारी वाली बात नहीं होती है। इसके बाद में कांग्रेस से राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि बातें बहुत हो गई हैं, इधर उधर की बातें बहुत हो गई हैं, अब एक्शन करिए। एक्शन करिए से मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। एक्शन क्या करिए, मतलब हम चीन पर हमला कर दें, चीन के ऊपर सीधा ले जाके बम फोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से अगर आप बात करते हैं तो 1962 में आपकी सरकार थी, तो क्या उस समय जब हम चीन के साथ लड़ रहे थे तो उसके बाद से क्या परिवर्तन आया, उसको लेकर के आपको सोचना चाहिए। इस तरीके जैसा आप आज सरकार पर दबाव बना रहे हैं। खैर, चीनी ऐप बैन करने को लेकर के कई विपक्ष के लोग भी सरकार के साथ में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि अच्छा फैसला है और हम चाहते हैं कि थोड़ा और एक्शन देखने को मिले सरकार की तरफ से। फिल्म नहीं चल रही है ना भाई। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये फिल्म नहीं चल रही है कि आप उसमें डिमांड कर रहे हैं कि अच्छा अब एक्शन चलेगा, अब मोदी जी आए और वो चाइना को 2 थप्पड़ मारे, अब आए एक एक्शन करें। अब मोदी जी आए और 4 बजे डायलॉग बाजी करके जाएं, बड़े बड़े डायलॉग बोल के जाएं, ताकि आप लोगों को उस पर बात करने का चर्चा मिल जाए, मौका मिल जाए। ऐसा नहीं होता है कभी भी। किसी मजबूत पाकिस्तान, इन सब की बात अलग है, इनके लिए कोई भी एक्शन लेना बहुत आसान है। ये हमारे लिए उतने ज़्यादा बड़ी मुसीबत नहीं है, ये हमारे लिए उतने बड़े चैलेंज नहीं है। लेकिन चाइना जो है, चाइना के साथ में हम उतने जल्दी से ऐसे एक्शन नहीं ले सकते हैं। फिल्म नहीं चल रही है कि आ गए सनी देओल की तरह आके बोल दिया कि चाइना हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये मजदूर का हाथ है कातिया, इसको पिघला करके हलवा पिघला के आकार बदल देता है। इस सब तरीके का माहौल नहीं है वहाँ पर। माहौल ये होता है चाइना के साथ में, कभी भी किसी भी ऐसे मजबूत के साथ आपको लड़ना है तो आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं लड़ सकते हैं। तो
जिस तरीके के हम लोग फिल्में देख देख करके आदी हो गए हैं, तो वैसे टीवी चैनल्स वाले भी हम लोग का फायदा उठाते हैं, हमारे इमोशन से खेलते हैं। अब उन पर चल रहा था पीएम मोदी, देखिए महज ये बातें नहीं चल रही थी कि पीएम मोदी चाइना पर कुछ बोलेंगे, ये भी कह रहे थे पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया जाएगा, उसमें पाकिस्तान के लिए भी कहा जाएगा। मतलब कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी जो बात थी वो छोड़ी नहीं गई थी। मतलब कोई बात सच हो जाती तो वो बात सही हो जाती। बात कायदे से ये थी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आजकल से अनलॉक 2 शुरू हो रहा है, उसको लेकर सावधानियां बरतने की बात कर रहे थे। और प्रधानमंत्री ने आके बात कही भी कि अब जो मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, अब यहाँ से पूरे साल के अंत तक की कई त्योहार पड़ेंगे, तो ऐसे में जरूरत है सावधानी रखें। ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि ऐसे कई सारे मामले देखने को मिल रहे हैं जिसको समझने की जरूरत है। मैं आपको एक बिहार का मामला बताता हूँ। बिहार के पालीगंज में एक शादी होती है, उस शादी के बाद में आज खबर ये आती है कि 2 दिन पहले आज खबर ये आती है कि उसमें बारात में शामिल हुए जो 95 मेहमान थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनका टेस्ट क्यों कराया गया? 2 दिन पहले दूल्हे की मौत हो जाती है कोरोना से, तो जिसके बाद इनका टेस्ट कराया गया तो 95 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब सवाल खड़ा ये होता है, जब 50 लोग शादी में इकट्ठा हो सकते थे तो 95 लोग कोरोना पॉजिटिव कैसे निकल गए? तो ये भी सवाल खड़ा होता है, लोगों की लापरवाही यहाँ पे नजर आती है। दूसरी खबर आज ये है कि बेनी प्रसाद वर्मा जो दिवंगत नेता रहे हैं, बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, उनके बेटे की भी मौत आज हो गई है कोरोना की वजह से। तो ये सारी खबरें, कोरोना का अपना रफ्तार लगातार बढ़ता जा रहा है, तो चिंता हमें कोरोना को लेकर करना है। चाइना के साथ बातचीत चल रही है और हम तब से बातचीत कर रहे हैं और लगातार बातचीत से ही मामले सुलझाए जा रहे हैं। चाइना ना हमसे लड़ने की स्थिति में है, ना हम चाइना से लड़ने की स्थिति में हैं। किसी तरीके से हम उसको ये समझा सकते हैं, चाइना को भी पता है वो हमसे लड़के नहीं जीत सकता है और हमें भी पता है हम चाइना से लड़के नहीं जीत सकते हैं, और दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगी युद्ध के बाद में। इसलिए युद्ध को लेकर के दोनों ही देश नहीं विश्वास रखते हैं, दोनों ही देश युद्ध नहीं करना चाहते हैं, आपस में धमकाना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रभुत्व हासिल करना चाहते हैं, एक दूसरे पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। लेकिन युद्ध करने से सिर्फ एक देश का नहीं, देश के पूरा देश का नुकसान हो जाता है। इस बात को समझिए। जिस तरीके से आप प्रेरित कर रहे हैं, तो 80 रुपए पेट्रोल के दाम जाने के बाद में आपकी हालत ऐसी है, तो जब युद्ध होगा ना, तो युद्ध काल में पेट्रोल, डीजल और सबकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में लोगों का जीवन यापन करना, लोगों की दिनचर्या, बहुत चीजें प्रभावित होती है। तो आप लोग समझदारी के साथ प्रधानमंत्री से उम्मीद कीजिए, एक आइडल नागरिक बनिए, ऐसे न्यूज चैनल के भरोसे मत बढ़िए। न्यूज चैनल जैसे आपको कहते हैं कि आज ये बोलेंगे वो बनेंगे, अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी करने तैयार हैं। वो तो टीआरपी के लिए कभी 2000 रुपए के नोट में नैनो चिप भी निकाल दी थी। जिस चीज को अगर कोई दिमागदार बुद्धिजीवी वर्ग समझता तो समझ जाता कि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है ऐसी चीजें, लेकिन आपको ऐसी टेक्नोलॉजी समझा दी गई जैसी टेक्नोलॉजी साउथ की फिल्मों में आपको दिखाई जाती हैं, कि मतलब कि एक ही जगह बैठे बैठे उसने पूरा का पूरा खेल कर दिया, पूरी फिल्में बना दी। तो ऐसा नहीं होता है। इस तरीके की चीजें खाली आपको साउथ की फिल्मों में देखने को मिल सकती है या बॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिल सकती है। तो इस बात का एक्सपेक्ट मत कीजिए, चिप लगाना ये सब चीजें लेकर, तो ये ऐसी बातों को लेकर के आप भी वैसी उम्मीदें करने लगते हैं। गलती आपकी नहीं है, आपके आसपास सराउंड में ऐसी चीजें बताई जाती हैं। अगर मैंने जब भी आपके साथ चर्चा किया है तो मैं यही कोशिश करता हूं आपको ट्रुथ बताया जाए, सरफेस का जो सच है वो बताया जाए, इंटरनल सच है वो बताया जाए, वो ना बताया जाए जो होता ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता है। अब ये बताइए, किसी देश का प्रधानमंत्री अगर किसी देश के साथ में वार्ता चल रही है तो क्या वो आकर के ये बात कहेगा, इस तरीके की बात करेगा कि हम चीन वालों को छोड़ेंगे नहीं, चीन को हम बर्बाद कर देंगे, या कुछ भी चीजें करते हैं। जो भी फैसला होता है, एक तो आप कहते हैं कि पहले मंत्री समूह के साथ, कैबिनेट के साथ सभी बैठक कर चर्चा करके आप फैसला कीजिए, फिर आप एक चाहते हैं कि अचानक से मोदी जी आए और वो बोल दें। जब भी कोई एक्शन लिया जाएगा तो मोदी जी आएंगे, पीएम आएंगे, जो भी पीएम होगा वो आपको बताएगा। ये थोड़े बताएगा कि आकर कि हम कल चाइना के साथ में कल मोबाइल कंपनियों बैन लगाने जा रहे हैं, या तो ये तो नहीं कहने आएंगे ना कि हम कल 59 ऐप बैन कर दिया, 61-62 तक और भी 10 ऐप बैन करने जा रहे हैं। इस तरीके की डिस्कशन आपके साथ नहीं करेंगे। कोई चीज जब ऐलान हो चुकी होती है, आपस में डिस्कस हो चुकी थी, उसका ऐलान किया जाता है। युद्ध का ऐलान कभी बड़े मंच पर आकर के बात नहीं की जाती है, या फिर जो भी भारत का प्लान किया जा रहा है, जो भी पीएम मोदी अपना प्लान तैयार कर रहे होंगे चाइना के खिलाफ में, उसको आकर के 130 करोड़ देशवासियों के सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसको लेकर के वो वार्ता करेंगे, उस पर एक्शन देगी सेना। तो सेना के आर्मी चीफ से बात करेंगे, वायुसेना अध्यक्ष से बात करेंगे, एडमिरल से बात करेंगे। वो जनता से थोड़े कहेंगे कि केजरीवाल की तरह थोड़े आपके सामने आएंगे कि भैया लॉकडाउन लगाए कि ना लगाए, तो जनता से वोट मांगा जाए तो जनता कहे कि हाँ लगा दो लॉकडाउन, तो लगा दिया, नहीं तो नहीं लगा दिया लॉकडाउन।
शराब के दाम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए तो बढ़ा दिया, हटाए जाए तो हटा दिया। तो ऐसे नहीं चलती है। किसी देश के साथ आपके जब युद्ध चलता है, देश का विवाद चल रहा है, सैन्य स्तर पर वार्ता हो रही है, सच्चाई ये है, अर्थात आप ये समझिए कि चीन के साथ वार्ता हर हफ्ते चलेगी। आज तीसरे दौर की वार्ता हुई है, उस पर क्या कुछ हुआ वो देर शाम तक की या सुबह तक की पता चल जाएगा, उसमें क्या कुछ निकल के आई। और ये भी बता दूं, सैन्य स्तर की जो वार्ता होती है उसकी बात निकल के मीडिया तक नहीं पहुंचती है, वो बात मीडिया को नहीं बताई जाती, उसकी प्रेस रिलीज नहीं की जाती है कि आज हमारी चाइना के साथ में क्या बात हुई। लेकिन आपको ये टीवी चैनल जो बेइज्जत होने के पूरा ठेका लेकर रखा है, उसके बावजूद ये लोग आपको बताएंगे कि चीन की वार्ता में बन गई बात, अब लद्दाख से पीछे हटेगा, LAC से पीछे हटेगा चाइना, 10 किलोमीटर पीछे हट जाएगा, डर गया चाइना, ऐसी चीजें बताई जाएंगी। जबकि इनको रिपोर्ट नहीं मिलती है, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं दी जाती है। सैन्य स्तर की वार्ता के बाद तो सरकार के पास रिपोर्ट जाता है, बहुत ही सीक्रेट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि किसी मीडिया वालों को बता दिया जाता है कि भैया हमने ये बात किया चाइना के साथ में, ये चीजें बात हुई, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीजें लेकर के थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री की स्पीच को लेकर के लोग उम्मीद और जो चीजें कह रहे थे उसको समझने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं हम फिर से उसी मुद्दे पर जिस मुद्दे से शुरुआत की थी कि मोबाइल कंपनियों का जो मार्केट चाइना को तकरीबन भारत में 65% है। और सोशल मीडिया पे एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि आपने 59 ऐप बैन कर दिया, आपने अपने फोन से टिकटॉक डिलीट कर दिया, यूसी डिलीट कर दिया, हेलो डिलीट कर दिया, ये सारे चाइनीज ऐप डिलीट कर दिए, लेकिन ये तो बताओ कि आपका मोबाइल कौन सा है। तो अभी मोबाइल कौन सा है, तो मैं ये सरकार से उम्मीद करता हूं कि हो सकता है सरकार टिकटॉक के बाद इन सब के बाद में उसका अगला कदम इन चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर बैन करने को लेकर भी हो, इनको भी बैन किया जाए। क्योंकि अब आप कहेंगे कि बैन कैसे कर दिया जाए, ये अच्छा कदम है लेकिन एक कदम और चाहिए। आप कहेंगे कि इसको बैन करने से लोगों का से मोबाइल छिन जाएगा, लेकिन जब बात होती है सुविधाएं छिन जाती है, हम जिसके आदी हो जाते हैं, तो हम उस चीज़ का इन्वेंशन करते हैं, उस चीज़ को बनाते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इस बात को जानते हैं हम लोग। जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया तो भारत के बुद्धिजीवियों ने, वैज्ञानिकों ने अपना खुद का सुपर कंप्यूटर परम बना दिया। तो ऐसे ही जब अगर चाइना के ऐप्स नहीं आएंगे, चाइना के मोबाइल जियोमी, रेडमी, OnePlus, रियलमी, तमाम ये कंपनियां जब नहीं आएंगी भारत में, तो अपने आप से भारत में कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, भारत में मोबाइल बनना शुरू होगा और इससे बेहतर मोबाइल आपको मुहैया होंगी, आपको मिलने लगेंगी। जब उसका आपको मजा आएगा, आपको चलाने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन जिस तरीके से जब तक कोई चीज विकल्प खत्म नहीं किया, जब तक विकल्प होता है, कहते हैं ना कि विकल्प होता है तब तक कोई मेहनत नहीं करता, जब विकल्प खत्म हो जाता है तो आदमी मेहनत करता है। किसी आदमी को तैरना तब तक नहीं आता है जब तक वो नदी में उसको फेंका नहीं जाता, नदी में उतरता नहीं है, तब उसे तैरना आ जाता है। तो इस तरीके का माहौल चाहिए, इस तरीके की ज़रूरतें हैं। ऐसे नहीं होता कि आप आ जाए और चीज़ें हो गई तो उसको बैन लगाया जाएगा। इस पर भी ये सब एक प्रक्रिया चल रही है। जैसे MI कम्युनिटी भी उसमें बैन की गई, लेकिन जो आप रेडमी का फ़ोन लेते हैं उसमें MI कम्युनिटी होती है। तो धीरे धीरे ये सरकार को से कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस पर बैन लगाने को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट बताइए। क्या आपको लगता है कि मोबाइल जो चाइनीज कंपनियां हैं उनको बैन कर देना चाहिए, उनको बिक्री पर रोक लगा देना चाहिए? इसलिए क्योंकि चाइना जिस तरीके से हमारे देश में मार्केटिंग करके पैसे कमा करके हमारे ही देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बॉर्डर पर उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। हम अपने देश के अंदर ही रह करके लोकल के लिए वोकल बन करके लोकल को मजबूत करके हम हरा सकते हैं। हम प्रधानमंत्री से उम्मीद ना करें कि प्रधानमंत्री जाएंगे जवाब देने, रक्षा मंत्री जाएंगे जवाब देने। हर नागरिक यहाँ का सच्चा सैनिक होना चाहिए, हर नागरिक अंदर वो देशभक्ति होनी चाहिए कि वो अपने स्तर पे उस चीज को बदलाव ला के देखे। अब इस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि आपके पास इस वक्त कोई चाइनीज फोन है, जियोमी, रेडमी, OnePlus कोई फोन है, आप उस फोन को तोड़कर फेंक दीजिए, वो बेवकूफ़ी हो गई। अब नए जब सामान कोई आप चाइनीज लेने जाएं तो उसके लिए विचार करें, लेकिन ये विचार करता हुआ ये विचार मुझे दिखता हुआ नजर नहीं आता है। फ्लिपकार्ट, अमेजन और तमाम साइटों पर, ई कमर्शियल साइटों पर जब चाइनीज कंपनियों मोबाइल की सेल आती है तो वो मिनटों में नहीं, सेकंडों में, चंद सेकंडों में वो सारे मोबाइल सेट बिक जाते हैं। अब वो सेट कौन खरीदता है? जो बातें करते हैं, जो सोशल मीडिया पे आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं या जो भी जैसी बात कर रहे हैं और वो लोग खरीद रहे हैं।
तो वो कैसे रुकेगा? आपको उसका खरीदना बंद करना होगा। आप सरकार से उम्मीद मत करिए कि उस पर बैन लगा दिया जाए। बैन लगाना सही है, बैन लगाया जा सकता है, बैन लगाने की मांग हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत उचित कारण देना पड़ेगा, क्योंकि ऐप को बैन लगाने के पीछे कारण ये दिया गया है कि हमारी जो डाटा है, भारतीयों के जो डाटा है, उसको वो चाइनीज सरकार को बेचती है, इसलिए उस पर आरोप लगा करके इसको बैन किया गया है। तो मोबाइल पर क्या आरोप लगाया जाए, उससे कोई तो मतलब नहीं, ऐसी कोई प्राइवेसी तो आपकी छिन नहीं रही है। तो इस पर आपको खुद ही स्वज्ञान लेना पड़ेगा। जिस वक्त में महात्मा गांधी ने स्वदेशी अपनाओ का आंदोलन चलाया था, उस वक्त में लोगों ने अपनाया था, सरकार उन्होंने खुद भी अपनाया, उसके बाद में लोगों ने भी अपनाया, और पूरे देशव्यापी स्तर पर यह देखने को मिला कि लोगों ने होलियां जलाई, जो मतलब ऐसा नहीं कि अपना सामान जला दें, जो ऐसे सामान हो तो उनकी होलियां जलाई, लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है। आप नए सामान चाइना खरीदना बंद कर दीजिए। जिस दिन मुझे अमेजन या फ्लिपकार्ट पे चाइनीज मोबाइल कंपनियों को सेल आने पर आपकी उनकी सेल बची रह जाएगी, बिक्री नहीं हो पाएगी, उस वक्त मुझे यकीन हो जाएगा कि वाकई में आप सच्चे भारतीय हैं, आप लोग इस तरीके से विचार करते हैं, देश को मजबूत करने की बात करते हैं। आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री आए और संबोधन में बोल दें, ऐसे कुछ 3-4 डायलॉग बोल दें जिसको आप सुनकर मजे लेते रहें। आप फिल्म देखने नहीं आए हैं, लेकिन आप देखना फिल्म चाहते हैं, तो फिल्म देखना छोड़ दीजिए, यथार्थ में उतरिए और ओरिजिनलिटी देखिए, रियलिटी देखिए। आप एक्चुअली वर्चुअल दुनिया में इतने खो चुके हैं कि आपको हर चीज वर्चुअल देखने की आदत पड़ गई है। आप यथार्थ में कोई चीज जमीनी हकीकत नहीं समझते हैं। आपने पूरे देश को, चाइना और भारत के युद्ध को पबजी का गेम समझ लिया है। पबजी नहीं है ये कि इस तरीके से बंदूक उठाया, किसी को बूस्ट कर दिया, किसी को जिंदा कर दिया, किसी को लाइफ दे दिया, इम्यूनिटी दे दी, ये सब चीजें नहीं होती हैं। यहाँ पर रियल फाइट होती है, रियल युद्ध होते हैं। उन सैनिकों से पूछिए जो इस तपती दोपहरी गर्मी में, वहाँ पर ठंडियों में, सर्दियों में, तमाम विपदाओं के बीच में वहाँ सेवाएं दे रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर क्या विचार हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए तो एक काम करिए। मैंने शपथ ली थी उसी दिन से, जिस दिन हमारे 20 जवान शहीद हुए, मैंने कभी भी किसी चाइनीज प्रोडक्ट को ना खरीदने की शपथ ली है। जहां तक हो सकता है मैं उसको बाइकाट करता हूं, लेकिन बाइकाट का मतलब ये नहीं कि मैं अपने घर पे मैंने जो चाइनीज प्रोडक्ट पहले खरीद रखे हैं उनको मैं तोड़ दूं, उनको ले जाके होली जला दूं, वो सही नहीं होगा। उस तरीके का विरोध करना महज आपकी बेवकूफ़ी होगी। आप अपने आप को आर्थिक तौर पर खुद कमजोर करेंगे। मजबूती लाइए। देखिए, किसी देश की मजबूती, किसी देश की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था होती है, उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था में हम थोड़े कमजोर हैं तो थोड़ा अर्थव्यवस्था में मजबूत हो जाए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे सुधरेगी, उस पर भी हमें खुद ही ध्यान देना होगा। हम लोग को लगता है कि यार पढ़ाई लिखाई करके भी बात काम नहीं मिलता है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो एक बार आप चाइना सर को देखिए, जापान को देखिए, कोरिया को देखिए, क्या यहाँ पर भी लोग जो हैं वो नौकरी के भरोसे बैठे हैं? क्या यहाँ पर भी लोग सरकारी नौकरियों के भरोसे बैठे हैं? ऐसा नहीं है। वो कुछ नया चीज करना चाहते हैं। अपने स्तर पे कोई चीज आपका शुरुआत करेंगे, कोई चीज करना शुरू करेंगे, वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जब आपके आके ये कह देते हैं कि पकोड़ा तलना भी तो एक व्यवसाय है, तो आप उस पर सरकार गिरने लगते हैं, आप नेताओं की भाषा सुनने लगते हैं। क्यों नहीं व्यवसाय है भाई? अगर पकौड़ा बेचना क्या व्यवसाय नहीं हो सकता है? क्या उससे रोजगार नहीं हो सकती है? तो आप बेरोजगारी का जो लोग राग लापते हैं, जो चीजें कहते हैं, नौकरी, सरकारी नौकरी के पीछे ही भागना, ये बेवकूफ़ी है, ये बेरोजगारी है। आप सरकारी नौकरी ही चाहते, ये बेरोजगारी है। आपको नौकरी ही करनी है, ये बेरोजगारी है। आपको कोई हिम्मत वाला काम, व्यवसाय नहीं करना है, तो वो बेरोजगारी है। तो आपको खुद के लिए खुद कई चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं प्रत्येक भारतीय नागरिक को चाइना सामान का बहिष्कार करना होगा, यही शहीद जवानों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ये सच बात है, क्योंकि जवान हमारे 1962 में भी शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद से देशभक्ति की बात करने के लिए क्या तब से चाइना का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? क्या उस वक्त में जब चाइना का सामान आना शुरू हुआ तो कितने लोग इतने आदर्श बैठे हैं जो ये कह सकते हैं कि उन्होंने चाइना के सामानों का बहिष्कार कर दिया? तो ये जब जब आता है, ये त्वरित गुस्सा दिखाना, तत्कालिक गुस्सा दिखाना, ये सब चीजें आपके लिए अहित है, ये देश के लिए अहित है, और ये देश के लिए बहुत ही गलत है। तुरंत का गुस्सा मत दिखाइए, लॉन्ग टाइम दिखाइए। आज चाइना से हमारा विवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, जब आने वाले 10-15 दिनों में मामला शांत हो जाएगा तो उसके बाद से फिर से आप चाइना सामान खरीदने लगेंगे, फिर से एक दूसरे दिखा लेंगे, देखो मैंने रेडमी का नया फ़ोन ले लिया है, देखो मैंने ये चाइनीज़ प्रोडक्ट लिया है, कई चीज़ें आपको फिर से आ जाएंगी। तो ये जो छद्म आपकी होती है, त्वरित होती है, स्यूडो बहिष्कार होता है आपका, वो बड़ा बंद करिए।
कभी आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लगते हैं कि पाकिस्तान का पुतला फूको, कभी कहते हैं चाइना का पुतला फूको, कभी आप कहने लगेंगे ट्रंप का पुतला फूको, कभी आप ट्रंप कहते हैं वाह, और कभी कहते हैं ट्रंप आह। तो इस तरीके का माहौल मत बनाइए। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कभी मीडिया वाले उनकी रिपोर्ट पर, उनकी बयानों पर कूदने लगते हैं कि भैया आज अमेरिका ने भारत का साथ देने के लिए बात कर दिया, लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप जब कुछ और कहते हैं तो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े झूठे हैं। अक्सर वो झूठ बोलते रहते हैं, झूठ की फैक्ट्री है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जब वो भारत के हित में कोई बात कहते हैं तो वो बात सच होती है, क्योंकि अमेरिका ने 1965 में जब पाकिस्तान को मदद किया था, ये सच है। लेकिन आज जब भारत की मदद कर रहा है तो जो पल रहा आराम से देखता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसकी तरफ वो हो जाता है। तो इस तरीके का माहौल, इस तरीके की चीज़ें मीडिया को लेकर के, जो मीडिया में जो बच्चों वाली पत्रकारिता देखी जा रही है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। उसको समझिए, उनको गंभीरता से लेना छोड़िए। कई लोग ऐसे करते हैं, आप देखेंगे उन चैनल्स को, उन लोगों को कि ऐसे लगता है कि कोई बच्चा साइकिल की जिद कर रहा हो कि नहीं प्रधानमंत्री जी हमें चाहिए, हमें चाइना से विरोध करना है, आइए कुछ बोल दीजिए, प्लीज बोल दीजिए, प्लीज बोल दीजिए, मतलब चाइल्डिश विश होती है। तो इस तरीके का माहौल, इस तरीके का चीज़ें बनाना वाकई में बहुत गलत है। मुझे हंसी आई आज इस बात की, जब लोगों की मीडिया की मैं सुबह से चाहे चैनल्स फॉलो कर रहा था और मुझे बहुत हंसी आ रही थी इस बात को देख करके कि ऐसी ऐसी बातें की जा रही थी। कैसे कोई देश की सुरक्षा की बात को लेकर के मंच पर आ करके ये बात कह सकता है, कोई भी बात, वो बात आपस में तय होती है। तो दोस्तों आज का लाइव सेशन आप लोगों को मजा आ रहा है, आप लोग जुड़ रहे हैं, और सारे कमेंट भी आप बताइए, कमेंट भी दीजिए। आपको क्या लगता है कि चाइनीज मोबाइल में बैन कर देना चाहिए? इससे आपकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा, सब चीजें हो जाएंगी। देखिए, अगर आपके पास, कहते हैं ना कि विकल्प है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप दूसरा आप कोई सृजन नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको विकल्प ही नहीं खत्म हो जाएगा तब उसके बाद आपके अंदर सृजनात्मक कार्य आता है, सृजन आप कर पाते हैं, अच्छी चीजें बना पाते हैं। आदमी फेल हो सकता है। एडिशन ने जब बल्ब बनाया था 2000 प्रयोग फेल होने के बाद बनाया था, तो लोगों ने पूछा आपको कभी ये इरिटेशन तो नहीं हुई, कभी वो तो नहीं हुआ कि आपने 2000 प्रोडक्ट फेल हो गए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये सीख लिया कि कौन से 2000 तरीके जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। एपीजे अब्दुल कलाम एक दिन में एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बने, उनको टाइम लगा बनने में। तो उन्होंने तो कभी सरकारी नौकरी पे रोना नहीं रोया कि मुझे नौकरी चाहिए, मैं बेरोजगार हूँ, कभी ऐसा माहौल नहीं रहा। जितने महान लोग, कभी उन्होंने आपके सामने बेरोजगारी के लिए रोना नहीं रोया। देखिए, आपको खुद के अंदर हमें ये समझना होगा। जैसे भगवान रामायण में हनुमान जी थे, तो उन्होंने कहा था कि हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, उनको बताया जब जामवंत ने, तब उन्हें पता चला कि वो उड़ भी सकते हैं, वो शक्ति भूल गए। तो हम भारतीय अपनी शक्ति भूल चुके हैं, हम भारतीय अपनी जो ताकत है, असली ताकत, उसको हम लोग भूल चुके हैं, उसको याद दिलाने की जरूरत है। तो हमारा मकसद है, आप समझिए, आप चाहे एक किसान हैं, आप चाहे एक आम इंसान हैं, आप कुछ भी, आप अपने स्तर पर वो कर सकते हैं कि जिस 130 करोड़ की आबादी का फायदा पूरी दुनिया उठाती है, तो क्या वो अपने देश के लोगों का मदद नहीं करेंगे? क्या अपने देश के लोगों को बढ़ने में मौका नहीं देंगे? अगर आपने अपने यहाँ पर कोई भी चीज काम शुरू किया बिना नेताओं के ऐसे बातों को सुने हुए, जो बातें आपको परेशान करेंगी, आपको डिलेमा में, दुविधा में डाल देंगी, उन बातों को इग्नोर कर दीजिए। अगर कहते हैं घोड़ा, जो रेस का घोड़ा होता है, वो जब दौड़ता है तो उसके दोनों आंखों की तरफ ऐसा लगता है, क्यों लगा होता है? ताकि ध्यान ना भटके। तो आपको भी कान बंद करना है, आंख बंद करनी है और मुंह बंद करनी है, और आपको अपनी रेस दौड़नी है। अपनी तेज दौड़ेंगे तो आप वाकई में अपने काम में सफल होंगे, और ऐसी सरकारी नौकरियां मांगने के बजाय आप नौकरियां देने लगेंगे, आप नौकरियां जनरेट करने लगेंगे। कई चीजें, कुशलता आपके अंदर है। तो चाइनीज मोबाइल ऐप पे बैन लगना चाहिए। मैं ये मांगता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको बैन किया जाए, ताकि हम भारतीयों के जो प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग जो बनाना शुरू करना चाहते हैं, हम लोग जो बनाते हैं, हमारे दिमाग खुलना शुरू होंगे, हम नई नई चीज़ें बनाना शुरू करेंगे, तो जिससे भारत का मार्केट वैल्यू बढ़ेगा और भारत की जो महानता वो दिखेगी। हमारे यहाँ ऐसे कई सारे प्रोडक्ट पाए जाते हैं जिसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जिससे विदेशी कंपनियां कुछ तमाम चीज़ें बना करके बेचती हैं और उसका वो बहुत ज़्यादा फायदा उठाती हैं, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं होता है। हम कपास उगाते हैं लेकिन हम कपड़ा नहीं बना पाते हैं, उसको ले जा करके लोग कपड़े बनाते हैं, वो कहीं और चीज़ें प्रोडक्ट बनती हैं, उसको सेल करते हैं। तो हम लोग उन सब चीज़ों को सीखेंगे, उस चीज़ों को जानेंगे, तो हम बहुत चीज़ें और भी अपने ज़िंदगी में कर सकते हैं। तो इसलिए राजकुमार गुप्ता जी ने कहा, बहुत सुंदर विश्लेषण, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इसी तारीफ और इसी एक एक कमेंट के लिए हमको हमारा बूस्ट मिलता है, हमें उत्साह होता है। ऐसे उत्साह हम देश के नागरिकों के अंदर देखना चाहते हैं कि वो करें। हमने एक ग्रुप बनाया है जिसका ग्रुप का नाम है
वोकल फॉर लोकल, हम वहां पे ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं जो अपने लोकल स्तर पर कोई काम शुरू कर रहे हैं, हम उनको प्रमोट करेंगे कि उनका प्रोडक्ट सेल हो, हम उनके वे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि उसको लोग खरीदें। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, करना पड़ेगा, लेकिन रेस के घोड़े की तरह। आपको अपने आप की सुननी है, खुद की सुननी है, लोगों को सुनिए लेकिन उनको ध्यान मत दीजिए। वो कोई कहता है कि पकौड़ा तलना व्यवसाय नहीं है तो पकौड़ा तल के उनका उससे काम निकल रहा है, वो तो अपना काम कर रहे हैं कान में रुई डाल करके, वो आपकी फरियाद नहीं सुनते हो, अपना दे काम कर रहे हैं सुन करके, कान में रुई डाले, उनका काम विरोध करना, सरकार बनाना कैसे भी, तो वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन वो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं। तो आप लोग काम कीजिए, अपना मेहनत कीजिए, सरकार का और विपक्ष की नहीं भरोसे मत रहिए। कोई भी आपके ऊपर कोई भी रोजी रोटी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको रईस फिल्म का डायलॉग याद होगा, शाहरुख खान कहते हैं कि अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो हमेशा काम पहले है, आप काम करना शुरू करेंगे तो आप इन सरकारी नौकरियों की बेरोजगारी को मांगना वांगना ये सब आप बहुत बेकार चीजें हो जाएंगी। सरकारी नौकरियों के मोहताज नहीं है भारतीय सरकार। तो अभी आए हुए 70 साल हुए हैं, सरकारों के आए हुए 70 साल क्यों हुए हैं? क्या उससे पहले हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं था? हम अपने उससे आत्मनिर्भर नहीं थे? हम बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर थे, लेकिन जैसे जैसे हमें सुविधाएं मिलती गई, हमें बैसाखियाँ मिलती गई, हमें अपने पैरों पर चलने का छोड़ दिया है। अब हमें पैदल चलने की आदत भूल गए हैं, अपने पैरों पर चलना भूल गए हैं। हमें हर चीज़ के लिए मदद की ज़रूरत है, तो आपको उसके लिए खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। और आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने से नहीं हो जाएगा, वहाँ पे हर व्यक्ति, हर नागरिक को अपने स्तर पर उसको समझना होगा। तो दोस्तों, आज का लाइव सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप लोग जुड़ते रहिए, प्यार देते रहिए। और रोजाना रात 8 बजे मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर के आपके साथ जुड़ता रहूंगा और हमेशा इस बात को कहता रहूंगा, वही बात करूंगा आपके साथ में, चिल्लाहट के साथ नहीं करूंगा। उन बातों को कहूंगा जो बातें हकीकत है। ऐसे प्रेडिक्शन आपको नहीं दूंगा जिन प्रेडिक्शन का शायद उसको पॉसिबिलिटीज नहीं है। वो बातें नहीं कह दूंगा कि जो बातें आपको लगने में आपको बहुत अच्छे सपने दिखा सकती हो लेकिन हकीकत कुछ और हो। मैं वो बातें करूंगा जो हकीकत है, जो बातें यथार्थ है, उस बात को लेकर के ही मैं आपसे बात करूंगा। मैं इन आपको टीवी चैनल्स वालों की तरह ऐसी बातें नहीं दिखाऊंगा, ऐसी बातें नहीं बताऊंगा कि हम ये करने वाले, हम चाइना को ऐसे दे देंगे। देखिए, युद्ध की स्थिति में ना चाइना है ना हम हैं, दोनों ही देश युद्ध नहीं कर सकते हैं। युद्ध करने से चाइना जितना है वो भी कमज़ोर हो जाएगा और हम भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो जो आज हमारे मददगार बने हुए हैं, अमेरिका, रसिया, जापान, फ्रांस, ये सब जो भी मददगार हमारे बने हुए हैं, वो फिर हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। उनको हमारे पैसे से मतलब है, हमारे मार्केट से मतलब है। चाइना में सारी अमेरिकन कंपनियां और कोई कंपनियां जाके अपना प्लांट क्यों लगाती? क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरिंग सस्ता है। तो चाइना और भारत के ऊपर डिपेंडेंसी इसलिए पूरी दुनिया की है क्योंकि इनके ऊपर उनका काम डिपेंड है। इसलिए वो चाहते हैं ये दोनों देश लड़ते रहे। इस बात को समझिए, चाइना और भारत की लड़ाई से न चाइना का नुकसान होगा न भारत का नुकसान होगा, मतलब दोनों का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। बाकी फायदा होगा अमेरिका का, जो कमजोर पड़ गया है। सोवियत रूस के बनने के बाद, सोवियत रूस के हटने के बाद अमेरिका अपने आप को महाशक्ति मानता था, लेकिन अब उसे लगता है कि चीन और भारत वो देश हैं जो आने वाले समय में महाशक्ति बन सकते हैं और अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए वो ऐसी चीज़ें, अब सब चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों, आज का लाइव सेशन आपको जैसा भी लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो करते रहिए और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। अच्छे मुद्दे आपके साथ लेकर के मैं रोजाना आता रहूँगा। तो रोज़ रात 8 बजे है, अगर आपको ना मिले तो हमारे पेज पे आइए, आपको मेरे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो आपको 8 बजे आपको मैं वही बात बताऊंगा जो सच्ची बात होती है। तो क्योंकि यहाँ पे ना करते जात की, ना पात की, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना दलित की, ना सवर्ण की, यहाँ पर होती है सिर्फ सीधी बात मेरे साथ। तो आप लोगों को जैसा भी लगा प्रोग्राम कमेंट में बताइएगा। कल फिर जुड़ेंगे रात 8 बजे। तब तक के लिए मुझे यानी सौरभ कुमार गुप्ता को दीजिए इजाजत। कल फिर जुड़िएगा रात 8 बजे। नमस्कार, शुभ रात्रि।